स्टूडेंट्स, हम लोग मुगल काल में अगला जो शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं, ये अगला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मुगल की दक्कन नीति है, डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल। पढ़ाने से पहले इस दक्कन को बता देना चाहते हैं कि आखिर दक्कन का अर्थ क्या हुआ। तो दक्कन के अर्थ को अगर आपको समझना है तो कुछ इस ढंग से समझिए कि ये जो पेनिनसुला है यानी प्रायद्वीप, तो ये प्रायद्वीप भारत कहलाता है, पेनिनसुलर इंडियन कहलाता है। पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीप भारत इसलिए कहते हैं कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक ओर से स्थल से। तो जैसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्ण द्वीप नहीं है। द्वीप उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, और जो तीन ओर जल से घिरा हो उसके लिए शब्द आता है पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो ये तीन ओर जल से, इसलिए ये एक्चुअली में दो भागों में बटा हुआ है। इस संपूर्ण क्षेत्र को जो है हम लोग जो बोलेंगे वो दक्षिण भारत, आमतौर पे वो जो बोला जाता है संपूर्ण क्षेत्र को दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। लेकिन फिर इसका पुनः जो है वो दो भाग में विभाजन होता है। जो ये कृष्णा नदी आपका है और यहां पे जो है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो भाग है कृष्णा और तुंगभद्रा के ऊपर, इसी को हम लोग दक्कन बोलते हैं यानी डेक्कन बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले भाग को जो है हम दक्षिण भारत बोलते हैं या दक्षिणी भारत। ये डिफरेंस है, समझ गए बात। हम पूरे को भी दक्षिणी भारत बोलते हैं, लेकिन एक दक्षिणी भारत में दो विभाजन इसलिए होता है कि यहां पर का जो ये इलाका है ये पठारी इलाका है, प्लेट्यू से। तो उसके कारण ये नीचे वाले इलाके से जो है, और नीचे वाला इलाका पर्वतीय है, अभी जो मैदान है पर्वत यहां भी है, लेकिन ये बीच वाला भाग मैदान नहीं है। बीच वाला भाग क्या है? प्लेट्यू, पठार। तो इसीलिए इसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से दक्कन बोला जाता है, डेक्कन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर मुगल काल की हम लोग बात करें तो उसमें दक्षिण भारत जो हम लोग कहते हैं वो एक्चुअली में यही था। ये वाला जो इलाका आपका है वो खानदेश था। क्या? गुजरात से लगा हुआ, ऊपर में गुजरात है, इस साइड में आएगा तो क्या है? गुजरात पड़ जाएगा, इस साइड में तो खानदेश। इस साइड का इलाका जो है, जो महाराष्ट्र का प्रॉपर इलाका है, उसको हम लोग बोलते थे अहमदनगर। क्या बोलते थे? अहमदनगर। जो अभी का उड़ीसा और आंध्र, उड़ीसा का पूरा भाग नहीं, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, और आंध्र प्रदेश का जो इलाका था, तेलंगाना का खास तौर से, ये इलाका जो है वो गोलकुंडा का इलाका। और ये जो इलाका, कुछ भाग महाराष्ट्र का भी है और कुछ भाग जो है कर्नाटक का, अभी ये कर्नाटक, इसको हम लोग बोलते थे बीजापुर, ठीक है। अब आप पूछिए कि ये क्या है सर? तो इसमें बताना हम ये चाहते हैं कि मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत तक का जो पीरियड था, तो आपने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में 4 रियासतें थी। देवगिरी के यादव वंश, वारंगल के काकतीय वंश, द्वार समुद्र का होयसल वंश और मदुरा के पांड्य वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत में ये सब हिंदू रियासतें थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने
इस पर अधिकार किया, लेकिन पूरा दिल्ली में नहीं मिलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन चारों को दिल्ली में मिला लिया। आपको याद होगा, याद पड़ रहा है ना? बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। अगर नहीं याद पड़ रहा तो याद कर लीजिए अभी क्लास में जो हम समझा रहे हैं आपको। अब उसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में ये जो दक्षिण की रियासतें थी वो दो भाग में बढ़ गई थी। एक एक जो है कहलाती थी 1336 में हरेर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और दूसरा अहमद शाह बहमनी ने बहमनी वंश की स्थापना की। विजयनगर एक हिंदू रियासत था और बहमनी राज्य जो है वो एक मुस्लिम रियासत था। ये विजयनगर पढ़ने के क्रम में हम बता चुके हैं आपको। अब दोनों रियासतें बहुत दिनों तक चली दक्कन में। फिर एक 1565 ईस्वी में एक लड़ाई होती है राक्षस तांगड़ी पर, याद होगा आपको। तो राक्षस तांगड़ी की लड़ाई में क्या, विजयनगर साम्राज्य का पूरा अंत हो गया और विजयनगर के क्षेत्रों पर अधिकार किसने कर लिया? तो बहमनी वंश। तो बहमनी वंश भी बढ़ गया था कितने में? तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, कुल 5 में बटा हुआ था। बाद में बरार जो है वो अहमदनगर में शामिल हो गया, माने अहमदनगर ने जीत लिया बरार को, और बीदर को गोलकुंडा ने जीत लिया। तो बच गई कितनी? 3 रियासतें, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और खानदेश जो था वो दक्कन ट्रैप में नहीं, वो थोड़ा ऊपर में। तो खानदेश की रियासतें स्पेशली मुगल काल में बना। तो इस तरीके से दक्षिण भारत का पूरा इतिहास आपके सामने है। तो अब देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन आपको करवा दिए। आप पुस्तक के जरिए यदि पढ़ना चाहते हैं इसको अच्छे ढंग से, तो हरीश चंद्र वर्मा का दोनों वॉल्यूम साथ में पढ़ना पड़ेगा। पहला वॉल्यूम में जो दिल्ली सल्तनत का दक्कन पॉलिसी है उसको पढ़िएगा, और फिर फौरन आप सेकंड पार्ट में मुगलों की दक्कन नीति, अलग चैप्टर ही है। तो जब ये पढ़िएगा आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना है इस सेक्शन में, यहीं पर आपको पूरा का पूरा मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा मटेरियल्स भी है, वो आपको संक्षेपण में काम आएगा। यानी जब किताबें अच्छे ढंग से पढ़ी रहेंगी तो इसको अगर रिवीजन कीजिएगा तो सारी बातें याद आ जाएंगी। यही इसकी उपयोगिता है, क्योंकि सब बात तो आपको लिखना नहीं है पूरा का पूरा पुस्तक को, लेकिन समझना सब है। तो समझने के लिए हरीश चंद्र वर्मा आपके लिए सफिशिएंट है, और कोई किताब नहीं है। क्लियर पढ़ा है? तो ये आप ये चीज समझ गए। तो अब हमको जो बताना है ये इसमें कि जो दक्कन था, ये दक्षिण भारत था, ये हमेशा से भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण क्यों रहा है? कि अधिकांश राजनीतिक सत्ता का केंद्र उत्तर भारत रहा है। दक्षिण की जो रियासतें रही हैं उसमें से सातवाहन और राष्ट्रकूट को छोड़ करके बाकी किसी ने उत्तर भारत के रियासतों पर शासन नहीं किया, और सातवाहन राष्ट्रकूट ने किया भी है तो अल्पकाल के लिए, थोड़े से क्षेत्रों के। अधिकांश उत्तर भारत के शासकों ने जो है वो दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अब इस क्रम में आप शुरू से ध्यान दीजिए, प्राचीन काल से, तो एक क्रम आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सबसे पहला शासक जिसने दक्षिण भारत को जीता वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका साम्राज्य जो है कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत तक था, है ना। कर्नाटक से नीचे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नहीं बढ़ा। उसके बाद उसका पौत्र यानी पोता अशोक आया, तो अशोक उससे थोड़ा नीचे गया। फिर भी सत्यपुत्र यानी केरल पांड और चेर चोल पांड, ये जो 3 रियासतें नीचे की थी वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थी।
यानी डेक्कन पर पूरा कंट्रोल अशोक ने किया, लेकिन दक्षिण भारत तक भी थोड़ा अंदर गया, लेकिन सुदूर दक्षिण में उसके साम्राज्य नहीं। सुदूर दक्षिण का मतलब कि ये नीचे वाला पूरा इलाका। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरा शासक कौन आपको मिलता है जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया? तो वो शासक था समुद्रगुप्त। हाँ, तो वो समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान था, जो इस साइड से उड़ीसा से शुरू किया और यहां से जीता हुआ और फिर जो है वापस चला गया। ये जितने भी प्राचीन कालीन अभियान थे, इसमें यातायात के साधनों की कमी और दूरस्थ प्रांत होने के कारण किसी भी शासक ने अस्थायी रूप से यहाँ शासन नहीं किया। करद राज के रूप में अपने साम्राज्य में शामिल किया। करद राज का मतलब टैक्स देने वाला राज्य, जो स्थानीय रूप से वहां का शासक स्वतंत्रता पूर्वक शासन कर रहा था। अब आइए मध्यकाल में। तो मध्यकाल दो भाग में बटा हुआ है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो हम लोग मुगल काल पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में दक्कन के परिवेश में कौन नीति अपनाया? तो इल्तुतमिश नहीं अपनाया, बलबन नहीं अपनाया, रजिया नहीं अपनाई। सबसे पहला शासक जिसने दक्कन के प्रति दिल्ली सल्तनत में नीति अपनाई वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड, पढ़ने से ही लाभ होता है। तो अलाउद्दीन ने भी जीता, लेकिन क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं, उसको करद राज बनाया, अधिराजत्व की नीति अपनाई, यानी जीत करके उनके शासकों को वापस लौटा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में दक्कन की रियासतों को शामिल कर दिया, और जैसे ही शामिल किया वैसे ही उसका पतन शुरू हो गया। तो ये बात मध्यकाल में साबित हो गई, मध्यकाल तक आते आते, कि करद राज बनाना, अधिराजत्व की नीति का पालन करना तो सही था दक्कन के बारे में, लेकिन पूर्ण विलय की नीति सही नहीं। क्यों? क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र हो जाता था, उस पर कंट्रोल बना पाना उस समय के संसाधनों के मुताबिक संभव नहीं था। अगर कोई राजा मिला लिया और उसको कंट्रोल करने के लिए गया तो उत्तर भारत उसका स्वतंत्र हो जाता था, बहुत सारे एरिया से। उत्तर भारत में आया तो दक्षिण भारत स्वतंत्र हो जाता था। तो व्यवहारिकता इसकी इजाजत नहीं देती थी। इसी व्यवहारिकता का पालन नहीं किया तुगलक ने कि तुगलक वंश का पतन। और दूसरा, आधिपत्य स्थापित नहीं करने का एक कारण यह भी था कि उत्तर भारत की संस्कृति अलग थी और दक्षिण भारत की संस्कृति अलग थी। तो सांस्कृतिक विविधता के कारण भी वहां क्षेत्रीयता अधिक पाई जाती थी। दक्षिण भारत में जो क्षेत्रीयता थी कि हमें छुओ मत, हमें टच मत करो, या हमारा शासक स्थानीय होगा, इस तरह की भावना पाई जाती थी। ऐसी परिस्थिति में मुगलों का जब दौर आया तो उसने क्या नीति अपनाई, ये देखने वाली बात। और यहां पर आप देखेंगे पूरे अध्ययन उपरांत लास्ट में कि मध्यकाल में जो एक पॉलिसी थी दक्कन के प्रति की अधिराजत्व की जो सफल हुई थी, मुगल ने उसके विपरीत काम किया। तो इसके कारण से मुगलों का भी पतन। मुगलों के पतन के और भी कारण उत्तरदायी थे, लेकिन उन कारणों के साथ साथ मुगलों की दक्कन पॉलिसी भी पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो हम लोग इस कंटेक्स्ट में मुगल की दक्कन नीति पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, जहां तक हर शासकों के अंतर्गत दक्कन नीति देखेंगे तब मुगल दक्कन नीति समझ में आएगा। तो हर शासक का अर्थ क्या हुआ? यदि बाबर को देखते हैं या हुमायूं को देखते हैं तो दक्षिण भारत में कहां से जाएगा वो? उससे उत्तर भारत ही नहीं संभाल रहा था दोनों से। बाबर अपने अल्प शासन काल में जो है वो युद्धों में ही व्यस्त रहा। हुमायूं के एक अच्छा शासन काल 10 वर्षों का मिला भी, तो बहुत सारी गलत नीतियों के कारण वो उत्तर भारत में ही असफल था और उसको निर्वासित जीवन व्यतीत करना 15 वर्षों के। तो फिर दक्षिण पर कहां से ध्यान देना? इसलिए दक्षिण के प्रति मुगल नीति पहली बार जो स्पष्ट होती है वो अकबर के कारण। क्लियर? तो अकबर को अगर देखिएगा कि अकबर 1572 ईस्वी तक या 75 तक कह लीजिए, वो उत्तर भारत अभियानों में ही व्यस्त रहा।
अभियान में क्या रहा, व्यस्त। अब ऐसी बात नहीं कि 75 के बाद उसने उत्तर भारत में कोई अभियान नहीं किया है। काबुल का अभियान 81 में किया है, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि नहीं। लेकिन 75 तक आते आते ये हो गया था कि उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। 75 के बाद उत्तर भारत में अगर अकबर ने अभियान किया भी तो विद्रोहों को शांत करने के लिए या पश्चिमी भारत पर ध्यान देने के लिए, बंगाल पर ध्यान देने। बाकी जो मूल भारत था उसके अधिकांश भागों पर अस्थायी रूप से उसका नियंत्रण स्थापित हो चुका, क्योंकि राजपूतों के साथ जो उसके संबंध थे वे सभी संबंध अब तक निर्धारित हो गए थे सेवा मेवाड़ को छोड़कर। और मेवाड़ कभी भी मुगलों की अधिपत्ता अकबर के शासनकाल तक आते आते अंत तक तो नहीं स्वीकार किया। तो इसलिए निश्चित हो गया था अकबर कि अब हमारी उत्तर भारत में सत्ता जो है स्थापित होगी। इसलिए उसने सबसे पहले दक्कन पर जो ध्यान दिया वो 1577 ईस्वी, ठीक है, और इसमें उसने खान देश पर आक्रमण किया। अब ये जो आक्रमण किया तो ये आक्रमण अनिर्णित रहा। यानी खान देश और मुगलों के बीच युद्ध हुए, लेकिन उस युद्ध का कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। जीतता मुगल तब जब खान देश पर अधिकार कर लेता, तो अधिकार तो हुआ नहीं। और खान देश तब जीता हुआ माना जाता जब वो मुगलों को पराजित कर देता। तो युद्ध में तो खान देश हारा था। अकबर 77 में खान देश को इसलिए सम्मिलित नहीं कर पाया कि उसे खान देश के अभियान के समय ही फिर फौरन दूसरे अभियान पर निकलना था। तो खान देश से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए दूसरे अभियान थे। इसलिए खान देश का 1577 का अभियान जो है वो अनिर्णित रहा। अब देखिए क्या हुआ कि 1591 में 1591 में उसने स्पष्ट दक्कन नीति अपनाई। तो ये जो अकबर की स्पष्ट दक्कन नीति थी वो कोई युद्ध की नीति नहीं थी, बल्कि वैचारिक थी, एक थॉट था। और इसके तहत उसने पत्र लिखा। और इस कारण से 1591 में खान देश ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर, ठीक है। एक खंड ये है। तो एक तो है कि 1570 में उसने आक्रमण किया, निर्णित रहा। अकबर ने स्पष्ट दक्कन नीति जो अपनाई वो 91 में 1500, इसलिए कि इस समय तक आते आते जितना भी पश्चिमोत्तर भारत भी था या उत्तर भारत के भी कुछ क्षेत्र बचे हुए थे, सभी पर संपूर्ण अधिकार हो गया। अब उत्तर भारत महत्वपूर्ण नहीं रहा साम्राज्य विस्तार के लिए, क्योंकि सभी मुगलों के अधीन हो चुके थे सेवा मेवाड़ को छोड़कर। तो एक महत्वाकांक्षी शासक चुप नहीं बैठ सकता है, और वो भारत का शासक तभी कहला सकता था जब दक्षिण का राज्य भी उसके अधीन। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए अकबर को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए उसने दक्कन नीति अपनाई। साथ ही साथ इस महत्वाकांक्षा नीति के साथ दो और नीतियां जुड़ी हुई थी जिसने अकबर को दक्कन अभियान के लिए उत्प्रेरित किया। एक, दक्कन का विशाल समुद्री तट। अगर दक्कन की रियासतें इसके पास आ जाती तो दक्कन का विशाल समुद्री तट भी उसके पास आ जाता, और तट जब आ जाता उसके पास तो फिर जो है वो व्यापार वाणिज्य उसके साम्राज्य में ज्यादा पुष्पित पल्लवित होता। और दूसरा कि पुर्तगाली इस समय तक सक्रिय हो चुके थे
भारत में, और सक्रिय दक्कन में ही थे। और पुर्तगाली एक ऐसी शक्ति थी जिस पर नकेल कसना, ये नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी था। तो पुर्तगाली पर नियंत्रण वो तभी कर सकता था जब उसका दक्कनी रियासतों पर कब्जा हो। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि अकबर ने दक्कन के प्रति जो नीति अपनाई उसके 3 कारण थे, या 3 आधार थे। दूसरे शब्दों में अकबर दक्कन को मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। इसके लिए 3 कारण उत्तरदायी थे। पहला कि वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षा क्या, आपको पहले विवरण दे चुके हैं। और दूसरा क्या कि समुद्र तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था ताकि उसके साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य पुष्पित पल्वित हो, फ्लोरिश करे। और तीसरा कि पुर्तगालियों को नकेल कसना चाहता था। तो स्पष्ट इन 3 नीतियों के कारण, जिसके अंतर्गत पहली नीति काफी महत्वपूर्ण थी, उसने स्पष्ट दक्कन नीति अपनाया। और दक्कन नीति में क्या, उसने वैचारिक आयाम अपनाया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वैचारिक आयाम क्या कि पत्र लिखा चारों रियासतों को, 4 रियासतें आपके दिमाग में है। तो पत्र लिखा क्या कि आप जिस प्रकार से हम एक कन्फेडरेशन बनाए हैं, किसके साथ, राजपूतों के साथ, तो उस कन्फेडरेशन में आप भी शामिल हो गए। मुगल साम्राज्य में शामिल होने का अर्थ उस समय जो था शक्तिशाली राज्यों के लिए अपना पूर्ण अस्तित्व समाप्त करना नहीं था। उसकी रियासत, उसका राज्य, उसका सिस्टम सब उसके पास रहता था। सिर्फ क्या होता था कि हमारे कन्फेडरेशन में आए। और कन्फेडरेशन का अर्थ क्या होता था कि आप हमारे मनसबदार बन जाइए, बदले में आपको सैलरी देंगे और युद्ध के समय आपकी सेना का हम इस्तेमाल करेंगे, यही ना था। और वर्ष में आप एक बार हमको नजराना दे दिया कीजिए। ये सब शर्तें थी कन्फेडरेशन की। तो मतलब कि आप हमारे अधीन हैं। अधीनता वो नहीं दिल्ली सल्तनत वाली कि उसका समूल वंश का ही नाश कर दिया, उसके सारे संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं था मुगलों की। मुगलों की नीति एक महासंघ की थी, एक कन्फेडरेशन की। तो अब देखिए, पत्र जब लिखा इसने, तो खानदेश मुगल तलवार की धार को देख चुका था। कब? 1577 में खानदेश पराजित हो चुका था और वो जानता था कि इस समय हमारे बीच संधि नहीं हुई, इसलिए कि अकबर को जल्दी था, चला गया। अबर में दोबारा अगर वो आक्रमण करेगा तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो हमारी पराजय के साथ साथ हमारा विलय भी निश्चित। और सबसे पहला शिकार हम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गुजरात को अकबर जीत चुका था। अब अकबर की सीमा दक्षिणी रियासतों में सबसे पहले जिससे मिलती थी वो खानदेश थी। अभी नक्शा में बता दिया। गुजरात आपका कहाँ है? यहाँ है। खानदेश कहाँ है? यहाँ है। तो सबसे पहला सीमा किससे मिल रहा है? खानदेश से। तो इसलिए अकबर नहीं चाहेगा कि हमारे सीमा से सटा हुआ एक शक्तिशाली राज्य तो हमें खत्म कर दे। इसलिए खानदेश के शासक ने मुगल आधिपत्य बिना युद्ध के ही स्वीकार कर दिया। अब बचे कौन? तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तब बीजापुर गोलकुंडा ने यह चालाकी दिखाई कि उसने गिफ्ट भिजवा दिया, नजराना। तो अकबर उन लोग से जो है वो रुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अहमदनगर ने ना पत्र का उत्तर दिया, ना कोई नजराना भिजवाया और ना ही आधिपत्य स्वीकार किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असल दुश्मन कौन हो गया? अहमदनगर। अब बात समझ में आ गई? अकबर के कंटेक्स्ट में इतनी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस ढंग से समझिएगा तो बातें बनती चली जाएंगी और आपको याद भी होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब अकबर ने फोकस किस पर किया? तो अहमदनगर पर। तो अब देखिए कि 1595 में अकबर को अहमदनगर
में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अवसर कैसे मिला कि शासक की 1595 में मृत्यु हो गई। जो अहमदनगर का शासक था उसकी क्या हो गई? मृत्यु। और इस मृत्यु के बाद अहमदनगर में 2 दल बन गए थे। ठीक है, जो एक दल था का नेता चांद बीबी थी, ठीक है, और जो दूसरा दल था वो अकबर के साथ मिल गया। मतलब समझे, शासक की 1595 में खार खाए बैठे था अकबर कि 91 में मेरे चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो 95 वहां का शासक जैसे ही मरा तो बहुत सारे दल बन गए। डिटेल्स में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कितने दल थे। फिर लास्ट में उन बहुत सारे दलों को, 4-5 दलों को मिला करके एक दल बना लिया और चांद बीबी उसकी नेता बन गई। एक औरत थी और उसने एक अल्पवयस्क बालक को शासक बना दिया और खुद संरक्षिका बन गई। तो जो दूसरा धड़ा था जिसमें बहुत सारे ग्रुप थे, तो वो जाकर के अकबर से मिल गया। तो अकबर बोला कि हाँ तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो इस ढंग से अकबर ने आक्रमण करना शुरू किया। तो ये जो लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई? तो चांद बीबी और अकबर के बीच हुई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि 1600 में, ये तो 1595 हो गया, 1600 में चांद बीबी की मृत्यु हो जाती है। जब तक चांद बीबी जिंदा रही तब तक अकबर अहमदनगर के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही चांद बीबी की मृत्यु हुई तो इसके मृत्यु के बाद अकबर ने जो है 1600 ईस्वी में एक बड़े क्षेत्र पर, जिसमें बरार काफी महत्वपूर्ण था, उसको शामिल कर लिया मुगल साम्राज्य। यानी अहमदनगर का संपूर्ण क्षेत्र नहीं, जो बरार का इलाका था और बरार से लगा हुआ कुछ और छोटा इलाका, वो मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। यानी अकबर संपूर्ण अहमदनगर पर कब्जा करने में सफल नहीं रहा। अब देखिए क्या हुआ कि जो 1591 में खान देश ने स्वतंत्रता माने आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो 1600 ईस्वी में जो है वो मीरन बहादुर, जो खान देश का शासक का पुत्र था, अपने बाप के मरने के बाद इसने, मीरन बहादुर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा का अर्थ क्या हुआ कि उसने कर भेजना जो है वो बंद कर दिया कि हम मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। तब ऐसी परिस्थिति में 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अभियान हुआ। असीरगढ़ खान देश की राजधानी थी और यह अभियान जो है वो सफल रहा और खान देश को कन्फेडरेशन में शामिल नहीं किया अकबर ने, बल्कि खान देश को क्या किया, मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया हमेशा के लिए। अभी आपको बताया ना कि 2 तरह की स्थिति थी, एक मुगल प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे और दूसरा जो शक्तिशाली रियासत होता था उसको कन्फेडरेशन के तहत मुगलों में शामिल कर लेते थे। तो खान देश को कन्फेडरेशन में शामिल नहीं, कन्फेडरेशन में रहा खान देश कब से कब तक, तो 91 से लेकर करके 1600 तक।
1600 के बाद जैसे ही मीरन बहादुर ने, अब्दुल्ला खां का ये बेटा था, तो मीरन बहादुर ने जैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा की तो 1601 में अकबर ने खानदेश पर अभियान किया। और इसमें कहा जाता है, ऐसा बहुत बड़ा विवाद है, चूंकि मेंस पढ़ रहे हैं तो उसी बात में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, कि इसमें एक ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन है कि सोने की चाबी से उसके किले को खोला था, एक उपमा दी जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि अकबर ने घूस दे करके कब्जा किया था असीरगढ़ के किले। असीरगढ़ का किला जो है वो काफी मजबूत था, उसको जीत नहीं पाता था, तो दरबारियों को घूस दे करके जो है असीरगढ़ के किले पर अकबर ने कब्जा किया। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि पुर्तगालियों के भय के कारण अकबर डर गया था, इसलिए घूस दे करके जो है वो किले पर जल्दी कब्जा करना चाहता था कि लेट हुआ तो पुर्तगीज आ जाएंगे और अगर मिल जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो जो भी हो, ये अंतिम अकबर का अभियान था। क्लियर? तो अकबर के समय में दक्कन के परिवेश में ये सब नीतियां अपनाई। अब देखिए दूसरा शासक कौन है, तो जहांगीर की दक्कन नीति। जहांगीर की दक्कन नीति। देखिए साहब, जहांगीर के समय में अब जो मामला हो रहा है मुगलों का, वो अहमदनगर से, खानदेश को तो शामिल कर लिया अकबर ने, लेकिन अहमदनगर पूरा नहीं हुआ था। अहमदनगर जीतेगा तब ना बीजापुर गोलकुंडा तक जाइएगा, क्योंकि इसके बाद उसका क्षेत्र पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जो जहांगीर का समकालीन था अहमदनगर में, वो मलिक अंबर था। कौन था? अब देखिए यहां पर एक बात छुपी हुई है कि इतना ज्यादा अहमदनगर में गुटबाजी थी कि शासक से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हो जाता था। जैसे चांद बीबी अकबर के समय प्रधानमंत्री थी, तो चांद बीबी जी मरी तो एक दूसरा व्यक्ति उभर करके सामने आया, मलिक अंबर, ये प्रधानमंत्री बन गया। तो असल शासन संचालन प्रधानमंत्री कर रहा था। जो शासक था या तो अल्पवयस्क होता था, या वयस्क हुआ भी तो शक्तिशाली नहीं हुआ, तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हो जाती। तो देखिए मलिक अंबर ने क्या किया कि अकबर द्वारा विजित क्षेत्रों पर, अकबर द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। यानी अब जहांगीर के समय में क्या हुआ कि अहमदनगर पूरा आजाद हो गया। क्यों? क्योंकि मलिक अंबर काफी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री था और वो अहमदनगर की रियासत के भूभाग को अक्षुण्ण रखना चाहता और उसमें सफल हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में इसने क्या किया कि जहांगीर ने पुनः अभियान कर अहमदनगर के मुगल प्रांत को पुनः अपने अधीन किया। अब इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है कि
जब जहांगीर का पीरियड आया तो जहांगीर संतुष्ट हो चुका था अपने साम्राज्य से। वो चित्रकला के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में वो ज्यादा रुचि ले रहा था। उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार की नहीं थी। जो एक आध दो युद्ध किए, जैसे मेवाड़ को, तो मेवाड़ के साथ समझौता करके उसको मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। इसी प्रकार से फारस के साथ उसने समझौता करके अस्थायी शांति बनाए रखी। जब वो बीमार पड़ा तभी फारस ने कंधार को जीता। ये सब छिटपुट घटनाएं हुई। बाकी पूरा शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और वो और महत्वाकांक्षी था भी नहीं। लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो पूर्व के विजित क्षेत्र है उसको भी खो दे। तो अकबर ने अहमदनगर के जिन क्षेत्रों को विजित किया था उसको मलिक अंबर के द्वारा जब पुनः जीत करके अहमदनगर में शामिल कर लिया गया तो ये इसकी प्रभुता पर चैलेंज था। इसलिए इसने अभियान करवाया, परवेज का अभियान करवाया, असफल रहा। उसके बाद महाबत खां का अभियान करवाया, असफल रहा। तब लास्ट में जो है वो इसने अभियान करवाया किससे? खुर्रम से, यानी जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना। तो आप शाहजहां पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि उसके जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? शाहजहां घेरे के नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। याद पड़ रहा है? यस सर। तो यहाँ आकर के रिंग फेंस पॉलिसी अपना करके उसने बरार को और उन सारे क्षेत्रों को जीत लिया जो अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के पास। जब इतना क्षेत्र जीत लिया गया तो फिर जहांगीर ने कोई नवीन आक्रमण अहमदनगर पर नहीं किया या बीजापुर गोलकुंडा पर। क्लियर? तो ये दो शासकों की नीतियां रही। अब आइए अगला शासक जो था वो शाहजहां। तो शाहजहां की दक्कन नीति। तो देखिए शाहजहां के काल में वास्तव में स्पष्ट दक्कन नीति का पालन किया। जहांगीर के समय में नहीं किया गया, लेकिन जब शाहजहां आया उसके शासनकाल में स्पष्ट दक्कन नीति का पालन किया। स्पष्ट दक्कन नीति का अर्थ क्या हुआ कि दक्कन की रियासतों को मुगलों के अधीन करना, रियासतों को मुगलों के अधीन करना। अब देखिए क्यों स्पष्ट नीति अपनाई उसने। मटेरियल्स में लिखी हुई बात है, हम इसको समझा रहे हैं आपको। उस समय तक आते आते जो बीजापुर और गोलकुंडा की रियासत थी, तो बीजापुर गोलकुंडा की रियासत शिया रियासत थी, सुन्नी रियासत नहीं थी। मुगल सुन्नी थे। और जो बीजापुर गोलकुंडा की रियासत का स्थापना हुआ था वो कैसे हुआ था, ये थोड़ा पृष्ठभूमि हम समझाना चाहते हैं, तब आपको ये बात शाहजहां की समझ में आएगी। बात शुरू होती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से। मोहम्मद बिन तुगलक का दौर था, तो उसमें दक्कन को जीतने के बाद जब विद्रोह हुआ तो उसने विद्रोह के दमन के लिए एक नीति अपनाई। ये संपूर्ण दक्कन को 100 गांव में बांट दिया। जो 4 रियासतें थी ना, उन 4 रियासतों का अस्तित्व नहीं रहने दिया उसने हर रियासत में 100 गांव का एक यूनिट बना दिया। जैसे बंगाल में शेरशाह ने किया था कि संपूर्ण बंगाल के राज्य के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, और क्या सरकारों में बांट दिया उसने, जिलों में। 19 जिले बनाए थे उसने, और हर जिले को में 2 पदाधिकारी नियुक्त किया था, शिकदारान और मुंसिफान। याद पड़ रहा है? तो ठीक उसी प्रकार की नीति दक्कन में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाई कि 100 गांव का एक यूनिट बना दिया, और वहां जिस पदाधिकारी की नियुक्ति को उसको अमीराने सदाह बोला जाता है।
सदा माने 100 होता है, ठीक है। अमीर माने ऑफिसर, यानी 100 का ऑफिसर, यानी 100 गांव का ऑफिसर। यहीं पर वो राज छुपा हुआ है कि उसने अमीराने सदा किसको बनाया? तो उसने अमीराने सदा उत्तर के अपने तुर्क भाइयों को नहीं बनाया, क्योंकि ये तो सब विभिन्न पदों पर नियुक्त थे, सब अस्थायी रूप से कहीं न कहीं सेवा दे रहे थे, और दक्कन के लोगों पर उसको विश्वास नहीं था क्योंकि विद्रोही हो रहे थे। और अपने लोगों को यदि दक्कन भेज रहा था, जैसे अपने भतीजे अली गुरसस को भेजा, तो अली गुरसस खुद वहां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो बड़ी विचित्र स्थिति में तुगलक था। तो उसने उसका उपाय ये निकाला कि उस समय ईरान से बहुत सारे लोग आ रहे थे भारत, और ईरान शिया मुल्क था, उस समय तक पूरा स्थापित हो गया था शिया मत वहां ईरान में। तो चूंकि उसके लिए लाभदायक यही था कि शियाओं को सत्ता सौंप, तो जो अमीराने सदा बनाया था वो अधिकांशतः शिया। तो यही अमीराने सदा तो आपस में मिल करके बाद में चल करके बहमनी वंश बनाया, और फिर इनमें शिया सुन्नी का जो झगड़ा था, अहमदनगर तो सुन्नी था, बाकी जो बीजापुर गोलकुंडा के इलाका के जो अमीराने सदा थे वो शिया थे। तो बट कर करके जो है वो अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से बीजापुर और गोलकुंडा शिया रियासत, तो इनका संपर्क तो ईरान से था। तो ऐसी परिस्थिति में शाहजहां के समय तक आते आते ये डर पैदा हो गया कि कहीं ये लोग, बीजापुर गोलकुंडा के लोग, ईरान के शाह से मदद न ले। तो अगर ईरान का शाह और बीजापुर गोलकुंडा अगर आपस में मिल जाएगा तो फिर मुगलों के लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। इनकी सम्मिलित सेना को पराजित कर पाना एक टेढ़ा खीर होगा। हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह एक संशय की बात हो जाए, क्योंकि उनकी शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इस कारण से शाहजहां ने दक्कन के प्रति एक स्पष्ट नीति है, और स्पष्ट नीति क्या थी कि अब हमको मिला देना है या उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, दोनों, या तो मिला लेना है या उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। क्लियर? तो इस परिवेश में हम लोग देखेंगे कि उसने 1629 ईस्वी में अभियान किया, और 1633 ईस्वी में उसने संपूर्ण अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद 1636 ईस्वी में बीजापुर प्लस गोलकुंडा को, इन दोनों को करद राज बना दिया। ठीक है। और 1636 में ही औरंगजेब को प्रांतपति बना दिया। औरंगजेब यहां 1636 से लेकर के 57 तक प्रांतपति रहा। सेवा एक पीरियड है, माइनस कर दीजिए 44 से लेकर 53, 1644 से 53 तक वो नहीं रहा बीच में, बाकी 1644 से 1636 से 44 तक, और फिर
1653 से 57 तक औरंगजेब वहां का प्रांतपति रहा 2 चरणों में, ठीक है। तो शाहजहां ने के काल में क्या हुआ कि उसने अहमदनगर का पूर्ण विलय कर लिया और बीजापुर गोलकुंडा पर आक्रमण किया उसने। तो बीजापुर गोलकुंडा की रियासतें काफी शक्तिशाली थी, खूब युद्ध हुआ दोनों में, वो भी परेशान हो गए, ये भी परेशान रहा। तो अंत में 36 में 1636 में दोनों को भी समझौता हो कि ठीक है भाई, आप यही ना चाहते हैं कन्फेडरेशन में शामिल हो, तो हम शामिल हो जाते हैं। तो उसकी शर्त थी कि 20 लाख रुपया प्रति वर्ष देना पड़ेगा, तो हाँ देंगे, और मुगल प्रांतपति यहाँ रहेगा तो हाँ रहेगा। तो इस तरीके से बीजापुर और गोलकुंडा को करदराज बनाया शाहजहां ने। तो अहमदनगर को पूरा विलय कर लिया और बीजापुर गोलकुंडा को करदराज बनाया था। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ध्यान, तो खान देश को किसने जीता? अकबर ने। और अहमदनगर को किसने जीता? तो शाहजहां ने। बात जहांगीर के पीरियड में क्या हुआ जी? जहांगीर के पीरियड में नहीं, यही ना बात है। अंततः शाहजहां जहांगीर के पीरियड में उससे फिर ले लिया गया, फिर जहांगीर ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को अधिकार में किया जो अकबर ने किया था। यानी संपूर्ण अहमदनगर का विलय नहीं हुआ, सिर्फ बरार को लिया उसने। संपूर्ण अहमदनगर का विलय जो हुआ वो शाहजहां के किया। इसीलिए रुक करके हम इसको हम दिखा रहे हैं। हम जानते थे कि आप मिस कीजिएगा, अच्छे अच्छे लोग मिस करते हैं। मेंस पढ़ने के क्रम में पीटी पर भी ध्यान दे तो दोनों चीजें साथ साथ अच्छा कंप्लीट होती है और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी से इतना डरते हैं ना, अगर पढ़े रहते पहले तो इसे आपका उतना क्वेश्चन गलत नहीं होता। हमने मटेरियल दे दिया था कि पढ़िए, लेकिन आप पढ़े नहीं, रिविजन किए। अब देखिए साहब कि अब औरंगजेब कालीन जो है दक्कन में क्या, औरंगजेब कालीन दक्कन। देखिए, आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि औरंगजेब शासक बनने के बाद विद्रोह दमन में उलझा रहा है ना। ऐसे भी हम पढ़ाए हैं उसके काल का विद्रोह, और फिर अलग से भी पढ़ाएंगे दमन में व्यस्त रहा। औरंगजेब का व्यक्तिगत आरंभिक विचार जो था वो शाहजहां के नीतियों का ही अनुसरण करना था। यानी अहमदनगर का विलय हो गया, खानदेश का विलय हो गया, यहाँ तक ठीक है। और बीजापुर गोलकुंडा जो था वो करदराज बने रहेंगे, इस व्यवहारिकता से वो परिचित था। लेकिन क्यों उसने नीति बदली कि बीजापुर गोलकुंडा को भी शामिल कर लिया जाए? उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार था, और वो व्यक्ति कौन था कि जब ये व्यस्त था तो इसका लाभ उठा करके, यानी औरंगजेब का उत्तर में व्यस्त रहने का लाभ उठा करके जो गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम मदन्ना और अखन्ना था, ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मदन्ना अखन्ना, ये गोलकुंडा का ब्राह्मण था शिया रियासत, लेकिन दोनों भाई प्रधानमंत्री थे। शासक जो था वो इसके अधीन था। तो इसने क्या किया, मदन्ना अखन्ना ने एक परिसंघ का निर्माण किया, एक कन्फेडरेशन बनाया इसने। किसका? तो कन्फेडरेशन बनाया बीजापुर, गोलकुंडा, और एक क्या हो सकता है,
तो मराठा। अहमदनगर और खानदेश पर तो कब्जा हो ही गया था। इस समय तक दक्कन में एक नई शक्ति मराठों के रूप में शिवाजी के नेतृत्व में उभर आया। तब इसका काम खड़ा हुआ किसका, औरंगजेब का, कि नहीं हमारी नीति जो है गलत है, वो अधिराजत्व से काम नहीं चलेगी। तो सवाई जयसिंह को सबसे पहले उसने दक्कन भेजा, काहे के लिए, इस संघ को तोड़ने के लिए। कौन संघ को, जो मदन्ना और अखन्ना ने बनाया था। तो याद होगा आपको कि सवाई जय सिंह ने शिवाजी के साथ युद्ध किया और 1664 या 65 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच में, जिसमें शिवाजी 23 मुगल किलों को वापस कर देते हैं, सिर्फ 12 किले उनके पास रहते हैं और वो मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाजिर भी होते, फिर बीच में डिस्प्यूट होता है, वो भाग जाते हैं आगरा के किले से फल की टोकरी में बैठ कर करके। लेकिन औरंगजेब उसको राजा स्वीकार कर लेता है। कब, 1676। क्यों, यही मदन्ना और अखन्ना के पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए, उस संघ को तोड़ने के लिए कि हम आपको राजा मान लिए, अब आप अलग हो गए। जब ये अलग हो गया तो उसके बाद औरंगजेब ने इसको, किसको, गोलकुंडा और बीजापुर 1667 में 1685 में बीजापुर को और 1686 में गोलकुंडा, इन दोनों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर देता है। यानी करद राज का अस्तित्व जो है खत्म कर देता है। तो किस ढंग से उसने किया, इसका पूरा पृष्ठभूमि हमने बताया कि अपने आरंभिक जीवन में वो इसका पक्षधर नहीं था कि हम बीजापुर गोलकुंडा को शामिल करें, वो जिसकी व्यवहारिकता से परिचित था। लेकिन क्यों शामिल किया, क्योंकि वो मदन्ना और अखन्ना जो है वो एक परिसंघ का निर्माण कर लिया था और ऐसी परिस्थिति में अगर तीनों शक्तियां एक हो जाती तो फिर मुगलों को कड़े चने चबाने पड़ते। तो शिवाजी को उससे अलग किया और फिर दोनों को विलय कर दिया। तो ये एक मजबूरी कहिए, लेकिन ये मजबूरी का एक बहुत बड़ा परिणाम मुगलों को भुगतना पड़ा। अब वो क्या था कि अगर पूरे दक्कन पॉलिसीज का हम मूल्यांकन करें मुगलों, तो ये मुगलों के पतन के लिए जो है वो उत्तरदायी हो गया। क्यों उत्तरदायी हुआ, जरा इसको समझिए। सिर्फ औरंगजेब इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, बल्कि जैसे जैसे मुगल प्रांत जैसे जैसे दक्कनी प्रांत मुगल साम्राज्य में सम्मिलित होने लगे, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। आर्थिक बोझ कैसे बढ़ा साहब, तो कोई भी क्षेत्र जो शामिल किया गया था वो सिर्फ बोलचाल से तो शामिल नहीं किया गया था, उसके लिए बजाते तौर पे युद्ध लड़े गए। तो युद्ध में खर्च हुआ। कहा जाता है कि मुगलों ने प्रति वर्ष 1 लाख व्यक्ति के जीवन के बराबर वहां अपनी कुर्बानी दी दक्कन में, यानी 1 लाख लोग मरते थे। तब दक्कन की रियासतें जो है वो मुगलों के अधीन आती थी। तो उससे क्या हुआ कि सैनिक शक्ति पर जो है वो प्रभाव पड़ा। अगर सेना का बार बार इस्तेमाल करते रहेगा तो उससे सेना मजबूत नहीं होती, उससे सेना कमजोर होती। और दूसरी बात, आर्थिक बोझ पड़ा। तो आर्थिक बोझ जब पड़ा तो शासकों ने आपने देखा कि मनसबदारों में किस ढंग से परिवर्तन किए, टैक्सेशन को बढ़ा दिया, तो इससे और विद्रोह होने लगे। अगर दक्कन का अभियान नहीं मुगल करते
तो फिर वो काफी सुखी संपन्न रहती, सेना भी उसकी काफी चुस्त रहती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुगलों की दक्कन नीति ने जो है वो उनको लाभ नहीं पहुंचाया बल्कि हानि पहुंचाया और उनके पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये था स्टूडेंट्स मुगलों की दक्कन नीति। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो मुगलों की अन्य नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, ये सब पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।